हाय। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। तो पहले हम लोग डिस्कस किए थे जो चार्ज क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होगा। टू टाइप चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या था? तो पिछले क्लास पे देखना, हमने बोला था एक चार्ज अगर Q1 होगा और एक चार्ज अगर Q2 होगा, इफ बोथ आर इन सेम चार्ज, अगर दोनों सेम चार्ज हुआ, मतलब इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज भी अगर पॉजिटिव हुआ, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, एक दूसरे की पास आ जाएगा। तो मतलब एक दूसरे के बीच में कोई फोर्स होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स है जो एक को दूसरे से धकेल रहा है या करीब खींच रहा है। ये फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा कूलम्स लॉ, फोर्स को डिस्क्राइब करेगा। दैट्स इंस्पायर्ड बाय न्यूटन्स मोशन ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का ग्रेविटेशन का मोशन का फॉर्मूला क्या था? ग्रेविटेशन लॉज ऑफ मोशन था एक, अगर मास m1, इसका मास अगर m2 हुआ तो फोर्स क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर of their separation. Similarly, Coulomb's laws of electrostatic force, इसका क्या होगा? If two point charge, if charge are point charge, ये जो चार्ज अगर point charge हुआ, ठीक है, if the two charges are point charge, अगर इस point charge को अगर हम लोगों ने कोई एक सिंगल लाइन करके ज्वाइन किया, तो मतलब इन दोनों का सेपरेशन हो गया चार्ज का। ये सेपरेशन अगर आर हुआ तो फोर्स रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है, बोथ केसेस आर पॉसिबल। सो ये द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, खींचने का जो पावर होगा और दूर ढकेलने का जो फोर्स होगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2, Q1 टाइम्स Q2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल्सो इसका मॉड्यूलस वैल्यू होगा, इसका मॉड्यूलस वैल्यू होगा, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। अच्छा, ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। नेक्स्ट क्या होगा? फोर्स इज अ वेक्टर, याद रखना, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस। अगर इन दोनों का गैप का डिस्टेंस अगर r हुआ तो 1/r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, कूलम्स लॉ क्या होगा? सो Q1 Q2 टाइम्स ओवर r²। तो इसको हटाएंगे तो एक में क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट k मिलेगा, कोई भी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो Q1 Q2 बाई r², ठीक है। तो k का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, k कांस्टेंट, k होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k होगा कोई भी एक कांस्टेंट का वैल्यू, अगर k होगा तो उसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जिसके एक वैल्यू होता है, जिसका वैल्यू क्या होगा? दैट इज 8.854 टाइम्स 10 टू द पावर -12। अब बोलो इसका यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? तो रिटर्न लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² टाइम्स f। सो एप्सिलॉन नॉट 4 पाई क्या होगा? एक कांस्टेंट, एक वैल्यू होगा इसका। तो इसका वैल्यू क्या होगा देखो, सो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देता हूं तो आ गया 1/f Q1 Q2 बाय r²। सो Q1 Q2 क्या होता है? चार्ज,
तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। सो कूलम्स टाइम्स कूलम्स मीन कूलम स्क्वायर। एफ का ऐसा यूनिट क्या होगा, एफ का होगा न्यूटन। आर का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। तो क्या मिला, द वैल्यू कूलम स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। तो ऐसे निकल गया फ्री स्पेस। नेक्स्ट, अगर फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर है, सबको पता है हम लोगों का फोर्स क्या होता है। तो क्लास 11 में हम लोग स्टडी किए थे कि फोर्स एक वेक्टर है। तो वेक्टर मतलब क्या होगा, उसका एक वैल्यू होगा, मतलब एक मैग्नीट्यूड होगा, और एक क्या होगा, और एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 अगर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसको हम लोग कंसीडर अभी नहीं करेंगे। तो इसका वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ा चेक करेंगे। अभी पूरी मैथमेटिक्स को बेस करके है, इजी भी होगा। देखो, अगर दो पॉइंट चार्ज क्या होगा, पॉइंट चार्ज। हियर द पॉइंट चार्ज इज Q0 एंड हियर इज Q1। दो पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो एक O पॉइंट ले ले, इसको हमने O पॉइंट ले लिया। तो O पॉइंट से Q1 चार्ज का सेपरेशन और डिस्टेंस होगा R। ठीक है, मतलब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल सकते हैं इस दो पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इसको दे दिया R वेक्टर। तो इसको हमने 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इजी हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे 1। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई बात नहीं। R1 इसका होगा पोजीशन वेक्टर R2। ठीक है, ये ऑरिजिन पकड़ लो। तो अब क्या होगा, अब देखो, इन दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो एक दूसरे को धकेलेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, और दो अगर सेम हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हुआ, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। इफ लाइक चार्जेस तो रिपल हो जाएगा। तो एक फोर्स रहेगा, एक फोर्स अगर पकड़ लिए, इसकी वजह से इसका फोर्स इधर गया। इफ कंसीडर बोथ आर इन पॉजिटिव, तो इसके वजह से ये ने क्या किया, इसको धकेला तो इधर चला आया। तो F1 को किसने धकेला, F2 ने धकेला। ठीक है, तो F12 क्या होगा, तो फोर्स, इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, ड्यू टू Q2 चार्ज। Q2 चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स क्या होगा, उसका नोटेशन क्या देता है हम लोग, F122। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऑपोजिट वाला। तो Q2 चार्ज पे Q1 के लिए कितना फोर्स होगा, तो Q2 में ड्यू टू Q1 कितना फोर्स होगा, उसको बोलेंगे हम लोग F21। एंड अगर इन दोनों को हमने ज्वाइन किया तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब दो चार्ज का बीच का, किसको हम लोग देते हैं R2 to 1, R2 to 1 मतलब R2 minus R1, R2 minus R1। इफ R2 to 1 R2 minus R1 हुआ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो वेक्टर से इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्लियर हुआ। अब ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, इस फोर्स भी इस तरफ जा सकता है, तो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई होगा। तो फाइनली F12 क्या होगा, देखो अब F12 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट वैल्यू K है, तो चार्ज मल्टीप्लाई Q1 Q2। अब देखो Q1 Q2 का बीच का डिस्टेंस क्या होगा,
तो Q1 और Q2 के बीच में जो आएगा ना सेपरेशन, सेपरेशन क्या होगा, R1 to 2, कहां से गया 1 to 2, तो 1 to 2 होगा तो एक यूनिट वेक्टर होगा, तो 1 2 डायरेक्शन पे जाएगा, ठीक है। अगर 1 में F1 मतलब Q1 चार्ज पे Q2 के लिए कितना, Q2 का इफेक्ट क्या होगा, इसके लिए इसका फोर्स क्या होगा, तो F12 ड्यू टू Q2 चार्ज के लिए इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा उसको बोलेंगे हम लोग F12, और कौन से डायरेक्शन पे होगा, R1 to 2, मतलब 1 से 1 के ऊपर में 2 का इफेक्ट आ जाएगा। तो सिमिलरली तो F21 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो Q1 Q2 सेम ही होगा। अब देखो सॉरी ये स्क्वायर होगा, सेपरेशन का स्क्वायर होता है, तो ये होगा R21, तो इसका क्या होगा, इसका भी एक स्क्वायर होगा, सो R21, ठीक है। तो ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ देखो दो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट होगा। तो सिंपल, every action there is an equal and opposite reaction, so we know that Newton third law क्या बोला, every action there is an equal and opposite reaction, तो सिंपल सी बात है। so F12 minus F21, ठीक है। तो देखो चेंज कौन कौन लाया इसके ऊपर, F12 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 to 2 स्क्वायर R1 to 2, इसका क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 2 1 का स्क्वायर R21, इन दोनों को काट दो और को काट दो, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक वेक्टर को खुद के प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो क्या बचा R12 माइनस R21 0, सॉरी ये माइनस प्लस 0, ठीक है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करेगा, सिंपल। तो फाइनली क्या निकलेगा, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0, जैसा ऐसा निकला था। अब इन दोनों को यूज करके अगर हम लोग, अब तो दो चार्ज था Q1 और Q2, अगर मल्टीपल चार्ज होगा तो क्या होगा, अब तो इसमें दो चार्ज थे, अब मल्टीपल हो गया, तो मतलब अगर मल्टीपल चार्ज हुआ तो एक थ्योरम है उसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम, जो हम लोग मैकेनिक्स में था ना क्लास 11 में, वहां पे अगर बहुत सारा चार्ज, बहुत सारा पार्टिकल को लेकर स्टडी करेंगे तो बहुत सारा पार्टिकल का अलग अलग सा फोर्स होगा, तो सुपरपोजिशन मींस सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा, मतलब सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा, उसको बोलेंगे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम। इफ फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, कैलकुलेट कर लो उसको, फोर्स between multiple charges, मल्टीपल चार्जेस में क्या करेंगे, देखो बहुत इजी है, एज्यूम कर लो एक Q1 चार्ज, यहां पे है Q2 चार्ज, यहां पे है Q3 चार्ज, तो एक पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ओरिजिन O पॉइंट, इसको बोलेंगे O ओरिजिन पॉइंट। मल्टीपल चार्ज, अगर 3 चार्ज लिया तो क्या होगा, पहले 2 था 3 हो गया, तो देखो इसका एक पोजीशन होगा R2, इसका एक होगा R3, इसका भी एक होगा, अब R1। अब देखो अगर ऑल आर इन पॉजिटिव, अगर ऑल चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को धकेलेगा, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा,
तो Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2 के लिए Q1 पे ड्यू टू Q2 इसका फोर्स क्या होगा? इस तरफ जाएगा F1 to 2, ठीक है। अब इससे देखो, तो सेपरेशन को क्या देंगे हम लोग, तो इसको बोल देंगे हम लोग, बहुत ईजी है, इस डायरेक्शन पे जाएगा तो R1 माइनस R2, तो R1 to 2, ठीक है। तो Q1 के ऊपर फोर्स क्या होगा ड्यू टू Q3, QF13, राइट। और एक फोर्स इसको हम लोग देंगे F1 जो सीधा चला जाएगा ड्यू टू इस ओरिजिन के लिए, राइट। तो देखो ये तो एक वेक्टर लॉ जैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो बहुत इजी हुआ ना अभी। तो बोलो इसका क्या होगा रिजल्ट। सो F12 क्या होगा, तो इसका पकड़ लो, अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो ये इस डायरेक्शन, अगर ये इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो क्या होगा, सो R13, ठीक है। अब देखो F12 क्या होगा, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F12 होगा Q1 Q2 टाइम्स ओवर R122 स्क्वायर R122 कैप। F13 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओवर R13 स्क्वायर R13 कैप। एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन, कैप तो उसका डायरेक्शन ही देता है। सो F अब क्या होगा, 12 निकल गया, 13 निकल गया, अब F1 क्या निकलेगा। अब बोलो F1 क्या निकलेगा, तो यह देखो वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ, अगर F13 हुआ, ये अगर F13 हुआ, ये क्या होगा, इसका वेक्टर भी F13 होगा। ये इस डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सो F12 प्लस F13 इक्वल टू F1। सो अगर इसको हम लोग वेक्टर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या निकलेगा, वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ। सो हियर F1 इक्वल टू F122 प्लस F123। तो सिंपल सी ऐड कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 टाइम्स Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल मैथमेटिक्स। क्या था 13 Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R13 कैप, सिंपल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 दोनों में कॉमन है तो ले लो, बचा क्या देखो Q2 बाई R122 स्क्वायर R122 कैप। अब क्या होगा Q3 R13 स्क्वायर प्लस R13 कैप, ये F1 निकल गया, बहुत इजी था। अगर 2 की जगह अगर 3 चार्ज होता, मल्टीपल चार्ज होगा, बहुत ज्यादा चार्ज होता तो क्या होगा, अगर 2 की जगह बहुत ज्यादा चार्ज होगा तो क्या होगा। अब तो ये सॉरी 2 नहीं 3 चार्ज की जगह बहुत ज्यादा तो क्या होगा, अगर इसमें और एक चार्ज हुआ, इसमें और एक चार्ज हुआ, इसमें और एक चार्ज हुआ, सब पकड़ लो Q1 को लेके चलेगा। अगर इसमें कोई चार्ज हुआ, इसमें चार्ज होगा, हाँ ठीक है, इसके ऊपर, इसमें कोई चार्ज होगा, इसके ऊपर, इसमें कोई चार्ज होगा, सब Q1 के ऊपर चला जा रहा है। देखो सब Q1 के ऊपर से, अगर Q1 को लेकर Q1 पे फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, Q1 पे फोर्स क्या होगा ड्यू टू ये इस पे कोई चार्ज होगा Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9, ठीक है। और इस चार्ज, हर कोई चार्ज का इफेक्ट इसके ऊपर क्या होगा,
चार्ज का इफेक्ट से इसका फोर्स का वैल्यू क्या चेंज हो, सो फोर्स का इफेक्ट, फोर्स का वैल्यू क्या होगा। सो अगर लो F1 बहुत सारा चार्ज है, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ चार्ज है, कितना है n नंबर ऑफ चार्जेस, तो कैसे निकलेगा। सो F1 देखो Q1 तो सेम ही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 2, 1 तो हो गया, 2 टू n। अब इसका वैल्यू क्या होगा देखो, क्यू आई बाई आर 1i स्क्वायर आर 1i कैप। क्लियर हुआ कैसे निकला। सिंपल है, अगर मल्टीपल चार्ज हुआ, ठीक है, ये है कूलम्स लॉ। अगर कूलम्स लॉ पे कोई भी डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर दूंगा। अब न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर जरूरी है, तो अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार वीडियो को पहले से देख लो। तो कूलम्स लॉ समरी कर लेते हैं, व्हाट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, एक चार्ज पे पकड़ लो, एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज होगा, ये फिक्स चार्ज है, ये थंब पे जो होगा यहाँ पे फिक्स चार्ज है, और एक चार्ज में कहीं से भी लाया, यहाँ पे एक चार्ज लेके आ गया, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स का चेंज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, इस फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। इसका फोर्स को कैसे निकालेंगे, ड्यू टू बाय हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का हेल्प से हम लोग इसका फोर्स निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई बाहर से चार्ज लेके आ गया, और चार्ज के यहाँ से अगर छोटा हो गया, कोई यहाँ पे ला लिया, कोई भी एक पॉइंट पे लाएंगे, उसके लिए यहाँ पे फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, फोर्स का वैल्यू क्या चेंज होगा, ठीक है, उसको निकाल सकते हैं हम लोग कूलम्स लॉ से। बहुत ईजी है, कूलम्स भी तो फोर्स का ही होगा, तो उस फोर्स को अगर क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट अब थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम्पल 1.6। एग्जाम्पल 1.6 पेज नंबर है 16, ये है एनसीईआरटी क्लास 12 का पार्ट 1। क्या गिवन है देखो, consider the three charge q1 q2 q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side L। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, एक गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके तीनों वर्टिसेस होगा, तीनों वर्टिसेस के 3 पॉइंट पे 3 चार्ज होगा, क्या होगा, Q1 Q2 Q3। तो वर्टिस का पॉइंट का नाम दे दो A B C, इसका क्या होगा Q1 और ऑल इक्वल टू Q, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, और द क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड L, तो साइड का वैल्यू क्या होगा L L L। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया, गिवन क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q, Q का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल Q, बड़ा Q का वैल्यू क्या होगा, विद द सेम साइन एज Q। तो बड़ा Q का वैल्यू क्या होगा, विद द सेम साइन एज छोटे Q का जो साइन होगा उसी साइन पे होगा, ठीक है, ये तो गिवन है। एंड द प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, तो सेंट्रॉइड पे बड़ा Q है, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, ये हो गया सेंट्रॉइड, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं O। इस पे एक चार्ज रहेगा जिसका वैल्यू होगा कैपिटल Q, तो कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, अब सोच के बोलो कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा। अब देखो B के लिए पहले इसका नाम दे दो AO, इसको पॉइंट कट पॉइंट दे दिया AD, ऑल एंगल क्या होगा 60 डिग्री, तो ये क्या होगा 30 डिग्री। सो ADC ट्रायंगल, देखो ADC
डी ए डी सी ट्रायंगल, इसका एंगल होगा 30 डिग्री, ये होगा 90 डिग्री। तो ये क्या बना, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर। सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस थीटा, सो एल कॉस 30 डिग्री। वी नो दैट cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, so L times √3/2, that's the AD। याद रखना AD का वैल्यू क्या होगा, L √3/2, मतलब ये पूरा निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, AO चाहिए। अब सिंपल से ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री क्या है, अगर कोई भी एक पॉइंट ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन होगा ना, अगर मिड पॉइंट से कट किया तो ये 2:1 रेशियो से डिवाइड होता है। सो AO क्या होगा, 2:1, 2:1 से डिवाइड होगा, तो 2:1 क्या होगा, 2 + 1, सो AO इंटू AD का वैल्यू AD, और OD क्या होगा, 2:1 था, तो 2 मतलब ये 1/1 पोर्शन, ये 2 पोर्शन, ये 1 पोर्शन तक, सो 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये सिंपल सा ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री से निकल गया था ना, एक ट्रायंगल का इस ऑपोजिट वर्टिसेस से इसके ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, अगर ये 90 डिग्री हुआ और दोनों को इक्वल से कट किया, तो अगर इसका सेंट्रोइड होगा तो सेंट्रोइड क्या करेगा, इस कैपिटल को 2 रेशियो से, इस छोटे को 1 रेशियो से, 2:1 से इसको डिवाइड करता है। सो इसका पहला वाला बड़ा वाला क्या होगा, सिंपल से ऐसे ही निकलेगा, AO इक्वल टू 2 पोर्शन ओवर 2 + 1 ऑफ AD टोटल इस लाइन का, ठीक है। तो अब देखो AD का वैल्यू क्या निकला था हम लोगों का, L 2/3, L √3/2, 2 कट गया, सो L/√3, सो √3 मतलब √3 इंटू √3, √3 कट गया, बचा सिंगल √3, सो L/√3। सो AO का वैल्यू क्या निकला, ये AO का वैल्यू निकला, ये AO का वैल्यू निकला L/√3, याद रहेगा, L/√3, ठीक है। अब हम लोग तीनों पॉइंट के ऊपर फोर्स क्या होगा देखेंगे। इस पॉइंट के ऊपर अगर एक फोर्स वेक्टर इस तरफ जाएगा, इस फोर्स वेक्टर क्या होगा, ये Q चार्ज पे, तो इसको बोल लेंगे F2। एक इधर से जाएगा इस तरफ, इसको बोलेंगे हम लोग F3, और एक क्या होगा नीचे की तरफ आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग F1। फोर्स तीनों ही वेक्टर होगा, ठीक है। तो नीचे अगर F1 और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा, यहाँ पे भी F1 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक वेक्टर ट्रायंगल लॉ तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो बोलो क्या होगा, सो फ्रॉम F1 का वैल्यू क्या निकलेगा, देखो फ्रॉम पेज नंबर 16 था, F1 का वैल्यू निकलेगा, देखो F1 किस तरफ गया, नीचे की तरफ, तो 1/4πε0 एक चार्ज होगा यहां से यहां तक, इसका चार्ज क्या है, छोटा q, Q1 कैपिटल Q बाय AO का वैल्यू, AO का वैल्यू क्या था, L/√3 का होल स्क्वायर अलोंग AO डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है। सो छोटा Q1 इक्वल टू क्या था, Q था, हटा दिया, तो इसको L/√3 था, ठीक है। तो नीचे क्या आया, √3 का बना दिया √3 स्क्वायर। तो देखो नेक्स्ट स्टेप पे करते हो, 4πε0 छोटा q कैपिटल Q ओवर L स्क्वायर, नीचे 3 आया था वो ऊपर चला गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो निकल गया F1 AO डायरेक्शन पे।
तो F2 क्या होगा बोलो, F2 BO डायरेक्शन पे क्या होगा, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम ही होगा। Q2 होगा, Q2 टाइम्स कैपिटल Q, Q2 इक्वल टू Q होता है, तो Q2 टाइम्स कैपिटल Q बाई L स्क्वायर। अब F3 क्या होगा, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, छोटा q कैपिटल Q, सेम पूरा L स्क्वायर बाई 3, तो सभी तो सेम हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सो रिजल्टेंट फोर्स देखो, रिजल्टेंट वेक्टर क्या था, वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ, अगर A वेक्टर दैट इज अ B वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस बीच में से चला जाएगा R, या अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो B वेक्टर क्या होगा, ये होगा। सो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। सिमिलरली अगर इसको हम लोग कट करके बाहर जूम करेंगे तो क्या दिखेगा, देखो तो दिखेगा F2 वेक्टर, ठीक है, और F1 वेक्टर, और यहां पे जाएगा F3 वेक्टर। तो देखो F2 F3 आर एंटी क्लॉकवाइज, F1 इज क्लॉकवाइज, सो F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 प्लस F3। अगर इन दोनों का रिजल्ट होगा ऐसे निकलेगा, सो रिजल्टेंट F2 प्लस F3, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F2 एंड F3 वेक्टर, तो वैल्यू क्या निकलेगा, देखो सिंपल ही होगा, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे तो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q छोटा q टाइम्स कैपिटल Q ओवर, सॉरी ये L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर, ठीक है, ये L स्क्वायर होगा, चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है, और L स्क्वायर निकल गया, और इस डायरेक्शन पे इसका रिजल्टेंट किस होगा, अगर A की तरफ गया था इस डायरेक्शन पे जाएगा OA। नाउ देयरफॉर द पैरेललोग्राम लॉ से हमको क्या पता चलेगा, देखो देयरफॉर द पैरेललोग्राम द Q का वैल्यू क्या होगा, सो Q का वैल्यू पॉइंट पे चार्ज का Q का वैल्यू क्या निकलेगा, देखो 3 बाय, इन दोनों का एक डायरेक्शन जाएगा, कौन से डायरेक्शन पे जाएगा, OA डायरेक्शन पे जाएगा, इसको ही बोल दो AO तक था, ये था BO तक, ये था CO तक, कौन सी डायरेक्शन में था बोलना जरूरी है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन भी बोलना होगा कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा। सो 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा q टाइम्स कैपिटल Q ओवर L स्क्वायर। अब देखो, अब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अब इन दोनों का डायरेक्शन होगा वो तो सेम ही होगा, तो R वेक्टर मतलब R यूनिट वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का क्या होगा, R यूनिट वेक्टर माइनस R यूनिट वेक्टर, क्योंकि सबका ही तो क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, तो क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर साइड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेम ही होगा, सो R वेक्टर माइनस R वेक्टर यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया, दोनों का वैल्यू कट के 0 आ गया, कट के क्या आ गया, 0। सो वेयर R इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग द OA डायरेक्शन, सो OA डायरेक्शन पे क्या होगा, सिंपल 0 आ गया। सो इससे पता चला तो सेंट्रोइड में टोटल फोर्स का Q का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो सेंटर पे चार्ज का वैल्यू तीनों इफेक्ट करके क्या होगा, 0। ओके, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल 1.6, नेक्स्ट एग्जाम्पल 1.7, पेज नंबर 17, क्या बोला 1.7, देखो consider the charges q minus q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure, what is the force on each charge, तो बुक्स पे ही है, तो देख लो
पहला चार्ज क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज और यहाँ पे और एक चार्ज। ठीक है, तो पहले को दिया Q1, इसको बोलेंगे हम लोग 1, ये होगा Q2, इसको दे दिया Q3। तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, Q माइनस Q। तुम लोग कोई और भी पॉइंट पे चूज कर सकते हो, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तब देखो अगर ये तो ठीक हो गया, तो कैलकुलेट क्या है ना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो ईच चार्ज का फोर्स क्या होगा, पहले तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, तो F1 इक्वल टू F2, तो इसका मॉड वैल्यू सेम हो गया। ठीक है, तो F3 का वैल्यू क्या होगा, F3 का वैल्यू होगा √3 टाइम्स F, निकल गया। अब देखो इस डायरेक्शन में एक फोर्स जाएगा, इसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F1 चार्ज, Q1 चार्ज का फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ड्यू टू Q2। यहां पे एक फोर्स जाएगा F2 ड्यू टू Q1, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा F3। यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे होगा इस डायरेक्शन पे आएगा, ये माइनस हो गया, माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्या कर सकता है, दोनों को रिपल करेगा, माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, देखो ये अगर इस तरफ आ गया तो क्या होगा, F3 ड्यू टू 2, यहाँ पे होगा F3 ड्यू टू 1, तो 3 वाला नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और एक फोर्स यहां तक से यहां तक जाएगा, तो ये क्या होगा, F1 ड्यू टू 3, ये भी यहां से यहां तक जाएगा, F2 का फोर्स ड्यू टू 3। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ से क्या पता चला, अगर ये वेक्टर का वैल्यू F23, ये भी होगा F23। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो ये क्या होगा, F13, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, देखो, तो ये होगा F13। ठीक, अब तो इजी हो गया मैथ्स, कुछ बचा ही नहीं इनमें से। अब क्या होगा बोलो, सो F1 का वेक्टर क्या होगा, F1 वेक्टर क्या होगा, देखो F1 वेक्टर क्या होगा, एक मॉडुलस वैल्यू होगा F और एक डायरेक्शन होगा, तो उसको बोल दे R1 कैप। अब F का वैल्यू क्या होगा, अब F का वैल्यू क्या होगा, इस F का वैल्यू क्या होगा, तो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों चार्ज के वैल्यू क्या है, Q1 Q2, तो हमको क्या बोला था, Q1 Q2 दोनों का वैल्यू क्या है, Q है, तो क्या निकला Q², और दोनों का बीच का सेपरेशन क्या होगा, तो ए बी तो एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ऑल वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा, ये L हुआ तो ये L होगा, तो ये भी L होगा, तो क्या होगा, दैट इज L², सिंपल से निकल गया F का वैल्यू। अब F2 ऑन चार्ज, F2 का वैल्यू क्या होगा, सिंपल, F2 का क्या होगा, F2 का भी वही होगा, A वेक्टर R2 क्या, F2 का भी मॉडुलस वैल्यू क्या था, यही होगा, F2 का भी मॉडुलस वैल्यू सेम ही होगा, लेकिन F3 का मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, लेकिन F3 का मॉडुलस वैल्यू अलग होगा, F3 का होगा √3a, अब होगा n कैप, और एक डायरेक्शन दे दिया हमने
n cap, the n cap is the unit vector along the direction of the bisector of BCA. So 1 2 2 R2 कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, देखो F2 के डायरेक्शन पे जाएगा। अब ये हो गया बाइसेक्टर ऑफ इस एंगल के ऊपर, इस BCA के ऊपर डिपेंड करेगा, BCA के ऊपर डिपेंड करेगा n कैप। R2 कैप कौन सी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, देखो R2 इज द वेक्टर ऑफ AC। तो इसको अगर बोलेंगे A B C, तो R2 कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, AC डायरेक्शन पे जाएगा। R1 कौन सी डायरेक्शन पे जाएगा, R1 जाएगा मतलब F1 वेक्टर कौन सी डायरेक्शन पे आएगा B to C। अब देखो ये F1 वेक्टर कौन सा था, ये F1 कौन सा था, F1 था B to C पे था, B to C पे क्या था, F23 था। तो मतलब क्या होगा, इसका बोलेंगे हम लोग F1 वेक्टर दैट इज F23 वेक्टर, ऑलमोस्ट F1 वेक्टर क्या होगा F23 वेक्टर। तो F2 क्या होगा, F2 देखो A to C डायरेक्शन पे जाएगा, तो A to C, ये A ये C, A to C डायरेक्शन पे जाएगा तो क्या होगा F1 2 3। तो ये हो गया F1, ये हो गया F2 और F3 की कौन सी डायरेक्शन में आया, नीचे की तरफ। अगर ये तीनों को ज्वाइन करेंगे तो देखो क्या होगा, तीनों वेक्टर F1 यहाँ पे हो गया F1, ठीक है। तो F3 कौन सी डायरेक्शन पे गया, नीचे की तरफ। F2 कौन सी डायरेक्शन पे गया, इस तरफ। अब देखो तीनों का वैल्यू क्या होगा, एक पॉइंट पे अगर तीनों फोर्स निकल जाए ना तो वेक्टर एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो इससे क्या निकलेगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0। Simple. So result is not all a surprise, all follows the state from the fact that Coulomb's law is a consistent from Newton's third law। ठीक है, निकल गया, बहुत ही इजी था। तो आज यही तक रहने देते हैं, अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बोलना, और वीडियो दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करो, खुद भी शेयर करना, ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो पढ़ते रहो। थैंक यू।